हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है भीम सोनकर और हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के अंतर्गत हम अनुच्छेद 177 तक अध्ययन कर चुके थे और आज के इस वीडियो में हम अनुच्छेद 178 से देखेंगे और यह हमारा 28वां नंबर का वीडियो लेक्चर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो, जिसमें सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे अनुच्छेद 178 के बारे में। तो अनुच्छेद 178 का संबंध किससे है? तो इसमें बताया गया है मुख्य रूप से विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित जो प्रावधान है कि इनकी नियुक्ति कैसे होती है और कौन करते हैं, इसके संबंध में जो महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है वह अनुच्छेद 178 में बताया गया है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा है, आपको याद रखना है कि किसी भी राज्य के विधानसभा के अंतर्गत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कहाँ से चुने जाते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा के अंतर्गत यथाशीघ्र विधानसभा के 2 सदस्यों को क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को नियुक्त कैसे किया जाता है? तो जो सदन है उसी में से ही किसी एक जन को अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है और किसी एक दूसरे सदस्य को उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाता है, जो विधानसभा का संचालन करेंगे पूरे 5 वर्षों तक। ठीक है, तो ये है हमारा अनुच्छेद 178 के बारे में। अनुच्छेद 178 के बाद हम आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 179 के बारे में। इसमें विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों का अवकाश, त्याग पत्र और पद से हटाने से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा है कि यदि वह विधानसभा का सदस्य नहीं रहता है तो वह पद खाली कर देगा। यदि मान लेते हैं किसी व्यक्ति को अध्यक्ष बनाए हैं या किसी व्यक्ति को उपाध्यक्ष बनाए हैं और अचानक ये विधानसभा का सदस्य ही नहीं रहता है, तो ये जो हम बात करेंगे भी उनका अध्यक्ष के पद में है तो अध्यक्ष का पद खाली हो जाएगा, और यदि वो उपाध्यक्ष हैं तो उपाध्यक्ष का पद उनका रिक्त हो जाएगा, खाली हो जाएगा इस प्रावधान के अंतर्गत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है किसी भी समय अपने हस्ताक्षर के तहत लिखित द्वारा यदि ऐसा सदस्य अध्यक्ष है तो उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष है तो अध्यक्ष को अपना पद त्याग पत्र दे सकता है। तो हम बात करें त्याग पत्र को लेके, तो अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है? उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है? अध्यक्ष को दे सकता है। ऐसा इस पॉइंट में बताया गया है। क्लियर है सभी का? चलो आगे बढ़ते हैं। इसी अनुच्छेद के अंतर्गत ये भी बताया गया है कि विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को संकल्प पारित करके सदनों द्वारा हटाया जा सकता है। देखो, चुने भी सदन के द्वारा जाते हैं दोनों को, और हटाया भी सदन के द्वारा जाया जाता है। तो विधानसभा चाहे तो जिसे अध्यक्ष चुना है उसे हटा भी सकता है, या उपाध्यक्ष जिसे चुना है उनको हटाया जा सकता है, लेकिन ऐसे करने के लिए उन्हें एक संकल्प पारित करना होगा सदन के अंदर, और संकल्प पारित करने के लिए 14 दिन पहले इन्हें सूचना भी देना पड़ता है। तो 14 दिन पहले अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को सूचना देकर संकल्प लाया जाएगा, और यदि यह संकल्प पारित हो जाता है तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। तो ये हो गया हमारा अनुच्छेद 179 के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। क्लियर है सभी का? चलो आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 180 की ओर। इसका संबंध हम देखते हैं इसमें क्या लिखा है। तो यहाँ लिखा है यदि अध्यक्ष का पद रिक्त है तो उसके कर्तव्यों का पालन उपाध्यक्ष द्वारा किया जाएगा, और उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त है तो राज्यपाल इस उद्देश्य के लिए व्यक्ति नियुक्त करेगा। तो एकदम सिंपल पॉइंट यहाँ लिखा है कि यदि मान लेते हैं कि अध्यक्ष का पद रिक्त है तो उसके कर्तव्यों का पालन कौन करेगा? तो उपाध्यक्ष करेगा, और उपाध्यक्ष का भी पद रिक्त है तो उस समय राज्यपाल किसी व्यक्ति को नियुक्त करेगा, तब वह जो है सदन की अध्यक्षता कर सकता है। किसके तहत? अनुच्छेद 180 के तहत। यदि अध्यक्ष का भी पद खाली है और उपाध्यक्ष का पद भी खाली है तो उस समय राज्यपाल किसी भी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकता है। ये याद रखना है।
तो ये पद रिक्त की स्थिति में है। लेकिन दूसरा पॉइंट यहाँ ध्यान से पढ़िएगा, इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है अध्यक्ष किसी बैठक में अनुपस्थित हो तो उसके कर्तव्यों का पालन उपाध्यक्ष, और उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित हो तो विधानसभा के किसी सदस्य द्वारा अध्यक्षता किया जाएगा। अब बात पद रिक्त का नहीं है, अब बात किसका है, अनुपस्थित होने का। पद रिक्त नहीं है, पद में है लेकिन उस दिन नहीं आ पाए। तो यदि अध्यक्ष अनुपस्थित रहता है तो उसके कर्तव्यों का पालन कौन करेगा, उपाध्यक्ष। और मान लेते हैं कि उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित है, एब्सेंट है, तो उस समय विधानसभा के किसी सदस्यों द्वारा, किसी भी एक सदस्य के द्वारा अध्यक्षता किया जाएगा, जिसका चयन सदन खुद कर सकता है। ये भी पॉइंट इसमें आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया हमारा अनुच्छेद 180 के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। जो पद रिक्त है उस समय क्या होगा, और यदि अध्यक्ष उपाध्यक्ष अनुपस्थित हैं तो उस अवस्था में क्या होगा, उसे आप समझ चुके होंगे इस अनुच्छेद के माध्यम से। आगे हम बढ़ते हैं अनुच्छेद 181 की ओर। अनुच्छेद 181 में बताया गया है, मुख्य रूप से हम देखते हैं, यहाँ लिखा है अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का अध्यक्षता नहीं करना जबकि उनके पद से जब उनको पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो, परंतु बैठक की कार्यवाही में भाग ले सकता है। इसमें यह बताया गया कि मान लो कि विधानसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के प्रति हम संकल्प पारित किए हैं या संकल्प लाए इनको हटाने के लिए, तो उस समय ये दोनों अध्यक्षता कभी नहीं कर पाएंगे। यह हम बोल सकते हैं दूसरे शब्दों में कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाने का जो प्रस्ताव अभी मान लो विचाराधीन है, सदन में आ चुका है लेकिन वो अभी पारित नहीं हुआ है, तो उसे हम बोलते हैं विचाराधीन। तो यदि विचाराधीन है तो उस समय वह अध्यक्षता नहीं कर सकता है, लेकिन सदन के बैठक में कार्यवाही में भाग ले सकता है। सदन में जो बैठकें होंगी उसमें भाग जरूर ले सकता है। यह अनुच्छेद 181 के तहत बताया गया है। क्लियर है सभी का? चलो, अनुच्छेद 181 के बाद हम आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 182 की ओर। अनुच्छेद 182 में बताया गया है विधान परिषद के संबंध में सभापति कौन बन सकता है और उपसभापति कौन बन सकता है, इसके बारे में। विधानसभा में दो जो व्यक्ति होते हैं उन्हें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कहते हैं, लेकिन विधान परिषद में स्टेट राज्यों में जो विधान परिषद होते हैं उनके प्रमुख को सभापति बोलते हैं, और एक होता है जिन्हें हम उपसभापति कहते हैं। तो इसमें भी नियम ये कहता है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा है विधान परिषद वाले प्रत्येक राज्य की विधान परिषद यथाशीघ्र परिषद के 2 सदस्यों को क्रमशः यहाँ थोड़ा गलत हो चुका है, यहाँ सभापति और उपसभापति के रूप में चुनेगी, ऐसा यहाँ बताया गया है। अनुच्छेद 182 में यह बताया गया है कि विधान परिषद के जो सदस्य होंगे उन्हीं में से ही एक को सभापति बनाया जाएगा और दूसरे को उपसभापति के रूप में चुना जाएगा अनुच्छेद 182 के तहत। क्लियर है सभी का? आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 183 में विधान परिषद के संबंध में आप देख सकते हैं कि विधान परिषद का जो सभापति है या उपसभापति है उनका अवकाश, त्याग पत्र और उन्हें पद से कैसे हटाया जाएगा, इसके संबंध में अनुच्छेद 183 में बताया गया है, जो हम बात कर सकते हैं विधान परिषद के बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ लिखा गया है कि यदि कोई व्यक्ति विधान परिषद का सभापति है या उपसभापति है और यदि किसी कारणवश उसकी सदस्यता निरस्त हो जाती है, उनकी सदस्यता यदि निरस्त हो जाती है तो इनका पद खाली हो जाएगा। कहाँ से? तो सभापति से, और उपसभापति में है तो दोनों में से किसी भी पद में है तो उनका पद क्या हो जाता है? खाली हो जाता है। क्लियर है सबका? दूसरा पॉइंट यहाँ ये लिखा है कि चाहे तो सभापति उपसभापति को और उपसभापति सभापति को अपना त्याग पत्र दे सकता है विधान परिषद के अंदर 183 के तहत। ठीक है। तीसरा पॉइंट यहाँ ये लिखा है कि विधान परिषद के सभापति व उपसभापति को संकल्प पारित कर सदन से हटाया जा सकता है, लेकिन ऐसा संकल्प लाने से पहले उन्हें 14 दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य होता है। अनुच्छेद 183 में यह नियम लिखा गया है। क्लियर है सभी का? चलो
तो ये हो गया अनुच्छेद 183 के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी। आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 184 की ओर। अनुच्छेद 184 में देखते हैं क्या बताया गया। तो यहाँ लिखा है, यदि विधान परिषद का सभापति का पद रिक्त है तो उसके कर्तव्यों का पालन उप सभापति द्वारा किया जाएगा, और उप सभापति का पद भी रिक्त है तो राज्यपाल इस उद्देश्य के लिए व्यक्ति नियुक्त करेगा। तो सेम चीज जो हम विधानसभा में देखे थे वही सेम चीज विधान परिषद के लिए है अनुच्छेद 184 में। अगर सभापति का पद रिक्त है विधान परिषद में तो उस समय उप सभापति पद को संभालता है। अगर उप सभापति का भी पद रिक्त है, कोई पद में बैठा ही नहीं है, तो उसके बाद हम देखेंगे राज्यपाल द्वारा जिस व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा वही यहाँ की अध्यक्षता या सभापति बन सकता है। क्लियर है सभी का? लेकिन हम बात करते हैं विधान परिषद के अंदर यदि सभापति अनुपस्थित रहता है तो उप सभापति उनके कर्तव्यों का पालन करेगा, और उप सभापति भी यदि अनुपस्थित है तो उनके कर्तव्यों का पालन करने के लिए विधान परिषद के सदस्यों द्वारा किसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा। यहाँ गलती से मिस्टेक लिखा गया है, यहाँ विधान परिषद आएगा। ठीक है, तो विधान परिषद के किसी भी सदस्य को सभापति के रूप में नियुक्त किया जाएगा। अनुच्छेद 184 के अंतर्गत यह प्रावधान आपको ध्यान देना है। चलो आगे बढ़ते हैं हम अनुच्छेद 185 की ओर। अनुच्छेद 185 में ये लिखा है, आप देख सकते हैं ध्यान से। यहाँ लिखा है, यदि विधान परिषद का सभापति या उप सभापति का अध्यक्षता न करना सदन का, ऐसा कब हो सकता है? जब उनको हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन होता है। तो उस स्थिति में अनुच्छेद 185 के तहत उन्हें सदन की अध्यक्षता करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। यह अनुच्छेद 185 में बताया गया है। क्लियर है सबका? चलो अनुच्छेद 186 में देखते हैं क्या लिखा है। तो अनुच्छेद 186 में बताया गया है कि विधानसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद का सभापति, उपसभापति का वेतन और भत्ता कितना होगा, यह अनुच्छेद 186 के तहत निर्धारित किया जाता है। तो इन्हें जो वेतन मुख्य रूप से हम तीसरी अनुसूची के अंतर्गत प्राप्त होते हैं, और विधान मंडल जो डिसाइड कर देता है उतना ही वेतन इन्हें मिलते हैं। क्लियर है सबका? आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 187 की ओर। इसमें बताया गया है विधान मंडल का एक सचिवालय होगा जो दिन प्रतिदिन के कार्यों का संचालन और सदस्यों, अध्यक्ष के संबंध में विशेष कार्य किया जाता है अनुच्छेद 187 के तहत। तो आपको केवल याद रखना है कि राज्य के विधान मंडल का एक सचिवालय होता है, किस अनुच्छेद के तहत? 187 के तहत होता है। क्लियर है सभी का? चलो आगे बढ़ते हैं हम अनुच्छेद 188 में देखते हैं क्या लिखा है। तो इसमें विधान मंडल के जो भी सदस्य होते हैं उनका शपथ और प्रतिज्ञा के बारे में बताया गया है। तो विधान मंडल के जितने भी सदस्य होते हैं उनको राज्यपाल के समक्ष शपथ लेना होता है, या राज्यपाल द्वारा जो भी नियुक्त व्यक्ति होंगे उनके समक्ष शपथ लेना होता है तीसरी अनुसूची के अंतर्गत। क्लियर है सभी का? तो आपको ध्यान में रखना है यहाँ पास कि जो भी यहाँ सदस्य होंगे उनके द्वारा शपथ किन्हें दिलाया जाता है। ये शपथ कौन दिलाता है? विधानमंडल के सदस्यों को। तो राज्यपाल के द्वारा शपथ दिलाया जाता है, ये आपको ध्यान देना है। क्लियर सभी का? चलो अनुच्छेद 188 के बाद हम आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 189 की ओर। अनुच्छेद 189 है, इसमें बताया गया है कि सदन में मतदान, रिक्तियां और गणपूर्ति के संबंध में जो भी चर्चा की गई है वह अनुच्छेद 189 में किया गया है। तो अनुच्छेद 189 की जो धारा 1 है इसके तहत देखते हैं क्या प्रावधान किया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये जो लिखा हुआ पॉइंट हमारा मुख्य रूप से यहाँ बताया गया है कि इस संविधान में, अन्यथा हम बात करें कि मुख्य रूप से जो भी अध्यक्ष होंगे या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाला जो भी व्यक्ति होगा उनको मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। लेकिन उन्हें यदि मान लेते हैं कि मतदान हो रहा है, लेकिन मतदान मान लेते हैं बराबर की स्थिति में आ चुका है, समानता की स्थिति में आ चुका है,
तो उस समय उन्हें निर्णायक मत देने का अधिकार प्राप्त होगा अनुच्छेद 189 की धारा 1 के तहत। क्लियर है सभी का? तो अध्यक्ष को सामान्य मतदान देने के अधिकार नहीं होता है, लेकिन उन्हें निर्णायक मत देने का अधिकार प्राप्त होता है। यह प्रावधान इस अनुच्छेद के अंतर्गत हमें देखने मिलती है। क्लियर है सभी का? चलो आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 189 की धारा 1 के बाद हम देखते हैं इंपॉर्टेंट हमारे अनुच्छेद के अंतर्गत अनुच्छेद 189 की धारा जो 3 है, इसके अंतर्गत बताया गया है मुख्य रूप से कि सदन की कार्यवाही चालू करने के लिए गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए। तो गणपूर्ति या तो हम बात करें सदन में कम से कम 10 सदस्य उपस्थित हो, कम से कम, या हम देखेंगे मुख्य रूप से सदन में कितने लोगों का होना आवश्यक होता है। तो कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग हम देखेंगे, इसमें से जो अधिक होगा उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा। ठीक है, या तो हम बात करते हैं मान लो कि 1/10 हम किसी भी विधानसभा का यदि विधानसभा के सीट का या विधानमंडल के सीट का 1/10 निकालते हैं और यदि 10 से ज़्यादा हो जाता है तो ये रूल काम आएगा 1/10 वाला। लेकिन मान लेते हैं कि किसी भी स्टेट का 1/10 निकाले और 10 से कम आ गया तो उस समय रूल काम नहीं करेगा, क्योंकि कम से कम कितने लोगों को बैठना आवश्यक है, तो 10 सदस्यों का सदन में बैठना आवश्यक होता है, तब किसी भी प्रकार की कार्यवाही की जाती है, बैठक किया जाता है। क्लियर है सभी का? तो गणपूर्ति कम से कम 10 सदस्य, या हम बात करें किसी भी विधान मंडल के सदस्यों की संख्या का 1/10 निकालेंगे, जिसमें जो भी अधिक आएगा उसके आधार पर हम बैठक बुलाएंगे या बैठक की कार्यवाही चालू कराएंगे। इसे ही हम गणपूर्ति के नाम से जानते हैं। क्लियर है सभी का? अनुच्छेद 189 की जो धारा 4 है, इसके अंतर्गत बताया गया है कि यदि गणपूर्ति नहीं होती है तो उस समय अगर विधानसभा का बात करें तो अध्यक्ष और विधान परिषद का बात करें तो सभापति सदन को स्थगित कर सकता है। ये आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 189 की धारा 4 के तहत। क्लियर है सभी का? आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 190 की ओर, जो महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 190 में यह बताया गया है कि किसी भी सदस्य का सीट कैसे खाली हो सकता है, विधानसभा का हो या विधान परिषद का हो, उसमें अनुच्छेद 190 के अंतर्गत क्या पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि जिसके तहत सदस्यों का पद खाली हो सकता है। तो सबसे पहले यदि हम बात करते हैं अनुच्छेद 190 का जो धारा 1 है, इसमें देखो ये लिखा गया है कि कोई भी यदि सदस्य है, कोई भी व्यक्ति है जो राज्य के विधानमंडल के दोनों सदनों का सदस्य चुना जाता है और वे किसी एक सदन का सदस्यता का त्याग पत्र नहीं दिया है, तो उस अवस्था में उनका कोई भी एक सदन का सदस्यता का पद खाली हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 190 1 की धारा 190 का धारा 1 के तहत। ठीक है, तो यहाँ लिखा है कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य के विधानमंडल के दोनों सदनों का सदस्य नहीं होगा, और अगर ऐसा होता है तो पहले वाली जो सदस्यता होती है वह उनका पद वहां से खाली हो जाता है। क्लियर है सभी का? आगे देखते हैं पद खाली और कैसे हो सकता है। तो अनुच्छेद 190 का जो धारा 2 है, इसमें बताया गया, ध्यान देंगे कि कोई भी व्यक्ति पहली अनुसूची में निर्दिष्ट 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। अगर मान लो अगर ऐसा होता है तो किसी भी एक राज्य के विधानमंडल के सदस्यों का से वहां से उनको त्याग पत्र देना होगा और वहां से उनका सीट क्या हो जाता है, खाली हो जाता है, या उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। ये आपको ध्यान में देना है कि समझ में आ रहा सभी को कि यदि कोई व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा, ऐसा बताया गया है, और यदि किसी व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल का सदस्य चुना जाता है तो ऐसी अवधि की समाप्ति पर जो राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट किया जाना चाहिए कि ऐसे सभी राज्यों के विधानमंडलों में व्यक्ति की सीट खाली हो जाएगी जब तक कि उन्होंने पहले राज्यों में से एक को छोड़कर सभी के विधानमंडलों में अपनी सीट से इस्तीफा न दिया हो। तो इससे हमें बात ये समझ में आता है कि यदि वे एक से अधिक राज्यों के विधानमंडल में चुना जाता है तो कोई भी उसे एक राज्य का सदस्यता माना जाएगा, बाकी अन्य सभी राज्यों से उसे इस्तीफा देना पड़ता है। ऐसा अनुच्छेद
190 की धारा 2 में बताया गया है। क्लियर सभी का? चलो आगे देखते हैं अनुच्छेद 190 की धारा 3 में क्या बताया गया है। तो इसमें लिखा है कि कोई भी विधानमंडल का जो सदस्य है यदि वे अपना इस्तीफा देना चाहता है तो वे अध्यक्ष को इस्तीफा दे सकता है। यदि हम बात करें विधानसभा का मामला है तो विधानसभा अध्यक्ष को दिया जाएगा, और विधान परिषद का मामला है तो वे विधान परिषद के सभापति को अपना त्याग पत्र दे सकता है। ये आपको ध्यान देना है। किस अनुच्छेद के तहत ऐसा होता है? तो अनुच्छेद 190 की धारा 3 के तहत इस प्रकार से पद खाली हो सकता है। पद खाली के संबंध में हमारा एक अंतिम अनुच्छेद है, अनुच्छेद 190(4). अनुच्छेद 190(4) में देखो क्या लिखा है। यहाँ बताया गया है यदि किसी राज्य के विधानमंडल के सदन का कोई सदस्य 60 दिनों तक, कितने दिनों तक? 60 दिनों की अवधि तक अनुपस्थित रहता है, बिना अनुमति के अनुपस्थित रहता है, तो उनका सीट खाली कर दिया जाता है। अनुच्छेद 190 की धारा 4 में ये नियम बताया गया है कि विधानमंडल में हम बात करें चाहे विधानसभा का सदस्य हो या विधान परिषद का सदस्य हो किसी भी राज्य के, तो 60 दिनों तक यदि वह अनुपस्थित रहता है बिना अनुमति के तो उनका पद क्या हो जाता है? खाली हो जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो यह अनुच्छेद 190 की धारा 4 में हम देखते हैं मुख्य रूप से ये जो प्रावधान किया गया है। क्लियर है सभी का? चलो आगे बढ़ते हैं हम अनुच्छेद 191 की ओर, 191 की ओर, और इसमें लिखा गया है कि विधानमंडल के जो सदस्यों की अयोग्यताएं क्या होगी। अगर ऐसा होता है तो उनको अयोग्य ठहरा दिया जाएगा। तो ऐसा क्या क्या उनके लिए नियम है कि जिस आधार पर उन्हें अयोग्यता ठहराया जा सकता है। तो सबसे पहले यदि मान लेते हैं कि वो लाभ का पद धारण कर लेता है तो वह सदस्यता के लिए अयोग्य हो जाएगा किसी भी सदन में। या वो मान लेते हैं पागल है, जिसका विकृति दिमाग है, मतलब मुख्य रूप से हम बात करें अगर वह अचानक पागल है तो वो अयोग्य ठहराया जाता है। यदि विनित उसे दिवालिया घोषित कर दिया गया, दिवालिया का मतलब संपत्ति से अधिक उनका कर्जा हो चुका है, तो भी वो अयोग्य होंगे सदस्यता के लिए। यदि वह भारत का नागरिक नहीं रहता है, या मान लेते हैं कि वो स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, या किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या पालन करने की स्वीकृति के अधीन है, तो उन्हें अयोग्य ठहरा दिया जाता है। साथ ही साथ संसद द्वारा बनाए गए नियमों के रूप में यदि वो योग्य नहीं है तो उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। तो ये मुख्य रूप से ये सब टोटल 5 पॉइंट है जिस आधार पर कोई भी सदस्य अयोग्य हो सकता है। पहला हम देखते हैं यहाँ पर ध्यान से, लाभ का पद में है धारण कर लिया है, पागल हो, दिवालिया हो, भारत का नागरिक नहीं है, या संसद द्वारा जो नियम बनाया गया है उसका वो यह पालन नहीं कर रहा हो, तो उस अवस्था में उन्हें अयोग्य घोषित कर सकते हैं। ऐसा अनुच्छेद 191 में लिखा है। अच्छा, एक और है 6वां अनुच्छेद 191 के अंतर्गत जिसके आधार पर अयोग्य ठहरा जा सकता है यदि वे 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल कानून का उल्लंघन करते हैं। 10वीं अनुसूची के संबंध किससे है? दल बदल। तो दल बदल कानून का यदि उल्लंघन किए होंगे तो भी वे अयोग्य ठहराए जा सकते हैं किसी भी सदन के सदस्य का। क्लियर है सभी का? तो ये हो गया हमारा अनुच्छेद 191 के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी। क्लियर है सभी का? अब आते हैं अनुच्छेद 192 की ओर कि अनुच्छेद 192 में क्या प्रावधान किया गया है। तो हम मान लेते हैं कि इससे पहले अनुच्छेद 191 में जो हम अयोग्यता देखते हैं जिसे हम निर्हरताएं भी बोलते हैं, तो किसी भी सदस्यों की निर्हरताएं संबंधी प्रश्न उठते हैं तो उसका निर्णय कौन लेता है, उसका निर्णय कौन करता है, इसके संबंध में जो जानकारी है अनुच्छेद 192 में बताई गई है मुख्य रूप से। तो किसी भी विधानसभा का सदस्य हो या विधान परिषद का सदस्य हो, उनकी निर्हरताएं संबंधी प्रश्नों का निर्णय कौन लेता है? तो आपको ध्यान में रखना है राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल करता है, और इन्हीं का फैसला अंतिम और सर्वमान्य माना जाता है। लेकिन ये फैसला सुनाने से पहले इन्हें कौन अपनी सलाह देता है, राय देता है, तो उस समय हम बात करेंगे। तो जो चुनाव आयोग है उनकी राय प्राप्त करेगा और उस राय के अनुसार ही वो कार्य करेगा राज्यपाल। तो जब भी
अयोग्यता संबंधी प्रश्न उठते हैं सदस्यों पर तो उसका निर्णय कौन लेता है? तो राज्यपाल। किसकी सलाह पर? तो चुनाव आयोग की सलाह लेगा। उसके आधार पर किसी भी सदस्यों की निर्भरताएं संबंधी प्रश्नों का निर्णय ले सकता है। क्लियर सभी का? तो आज के इस वीडियो में हम अनुच्छेद 192 तक करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे के कुछ अनुच्छेद देखेंगे। राज्य सरकार के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। हमारी संस्था कैरियर एकेडमी दल्ली राजरा जो जिला बालोद छत्तीसगढ़ के अंतर्गत है। आज जो हम वीडियो देखें इससे संबंधित आपको किसी भी प्रकार का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको चाहिए तो उसके लिए हमारी संस्था के द्वारा जो टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है उससे आपको ज्वाइन करना होगा, जिसमें आप रेलवे, बैंक, एसएससी, पीएससी जैसी महत्वपूर्ण एग्जामों की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। और जो भी इस वीडियो में आपको पढ़ाया गया है उसका यदि आपको पीडीएफ नोट्स भी चाहिए तो भी इस चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज को आपको ज्वाइन जरूर करना होगा। तो सुविधाएं हम देख सकते हैं। यदि आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते हैं तो आपको सभी विषयों का पीडीएफ नोट्स दिया जाएगा, चैप्टर वाइज टेस्ट लिया जाएगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, और साथ ही साथ हर एक टॉपिक का वीडियो लिंक आपके मोबाइल में सेंड किया जाएगा। यदि आप घर बैठे आसानी एग्जामों की तैयारी करना चाहते हैं किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं का, तो ये सबसे सुनहरा मौका है। टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए। तो पहले आपको वीडियो देखना है, फिर हमारे द्वारा जो पीडीएफ दिया जाता है उसे पढ़ना है, और ये दोनों हो जाने के बाद आप एक बार टेस्ट दिला लीजिए। इससे ये पता चल जाएगा आपको कितना चीज़ याद हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये महत्वपूर्ण काम करके आप इन सभी एग्जामों की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। यदि आप हमारे आसपास कहीं निवासरत हैं तो आप हमारा ऑफलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका प्रथम पाली का जो समय है सुबह 8 बजे से 10:30 बजे तक, और द्वितीय पाली का जो समय है सुबह 11 बजे से 2 बजे तक। हमारा जो पता है, हमारा जो ऑफलाइन सेंटर है, जो कोचिंग क्लासेस है, हमारा पता है रेलवे इंस्टीट्यूट, रेलवे स्टेशन के सामने, वार्ड क्रमांक 26, दल्ली राजरा। और अन्य किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें आप संपर्क कर सकते हैं। हमारी क्लासेस ज्वाइन करने के लिए या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए आप जरूर हमसे संपर्क करें। धन्यवाद।